Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we'll see lesson number 3 of compiler construction. But before having our today's lesson, let's have some overview of previous lesson. In the last lesson we'll see the compiler और उसके कुछ basics को हमने study किया था. तो basic definition of compiler is that compiler are the software systems that translated a source language to the target language and provides messages of errors if any in the program. तो basically compiler का basic काम है वो बहुत simple है. अगर in nutshell हम इसको देखें, source code लेगा, source code, और इस बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस उसके ऊपर इंप्लीमेंट होंगे या करेंगे. कंपाइलर उनको करेगा इंप्लीमेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस. देन क्या रिजल्ट देगा? प्रोग्राम इन द टारगेट लैंग्वेज. मोस्टली जो टारगेट लैंग्वेज होती है कंपाइलर की डेफिनेशन की हम समझते हैं दैट इज कि ऐसा प्रोग्राम दे टारगेट लैंग्वेज के तौर पे जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में हो कंप्यूटर के लिए. लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हर दफा वही टारगेट लैंग्वेज हम कंपाइलर से लें एज ए आउटपुट पे जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में हो फॉर कंप्यूटर. हम इसको किसी भी टारगेट लैंग्वेज में कंपाइलर के थ्रू उसको कंपाइल कर सकते हैं, किसी भी सोर्स प्रोग्राम को. द बेसिक डेफिनेशन सेम है कि सोर्स प्रोग्राम इनपुट ले कंपाइलर और आउटपुट दे दे टारगेट लैंग्वेज में, उसी सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करके सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में. और अगर कोई उसमें एरर्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको डिस्प्ले कर दे या एरर लॉग में जाके लिख दे कि इसमें ये एरर है, इस वजह से ये कंपाइल हो गया विद एक्सेप्शन. अगर वो क्रिटिकल एरर है तो कंपाइल ही नहीं हुआ, ये उसमें एरर्स थे. अगर वार्निंग्स हैं तो कंपाइल हो गया लेकिन इसमें ये वार्निंग्स है. इन चीज़ों को आप अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड जो है उसको वो चेंज कर लें. An interpreter appears to directly execute the program and provide output. Interpreter क्या कहता है? इसमें कंपाइलर के साथ एक चीज और ऐड हो जाती है कि वो सोर्स प्रोग्राम के अलावा इनपुट भी साथ ही ले लेता है. कि यानी कि लेट्स सपोज अगर एक प्रोग्राम है उसमें यूजर की इनपुट भी इन्वॉल्व है या इनपुट किसी और सोर्स से इसमें जा रही है विच इज नॉट यूजर, मतलब कि और प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो इस प्रोग्राम में एज ए इनपुट इंक्लूड होनी है, तो वो इनपुट भी साथ ही इंक्लूड हो जाती है प्रोग्राम के साथ. इन दोनों का कंबो जाता है इंटरप्रेटर के पास. इंटरप्रेटर डायरेक्टली उसको आउटपुट उसकी प्रोड्यूस कर देता है और सिमिलर सिनेरियो कि अगर कोई एरर मैसेजेस है तो वो डिस्प्ले कर देता है. इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है? अगर एक दफा हम दोबारा वापस जाएं और चेक करेंगे इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है, तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर टारगेट लैंग्वेज में सेम प्रोग्राम टारगेट लैंग्वेज, और यहां पे इसको साथ इनपुट भी प्रोवाइड करते हैं. यानी कि टारगेट लैंग्वेज इनपुट, इंटरप्रेटर एंड यहाँ पे जो भी इसकी आउटपुट है वो आ जाएगी. और अगर कोई एरर है तो एरर मैसेजेस. तो ये काम इंटरप्रेटर दोनों का इकट्ठा कर देता है. वो सोर्स प्रोग्राम के साथ इनपुट और आउटपुट. अगर कंपाइलर अलग से करे तो वो टारगेट लैंग्वेज में देन इनपुट और फिर आउटपुट. तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. लैंग्वेज प्रोसेसर्स जितने भी हैं उनका बेसिकली क्या काम होता है कि वो एक सोर्स को लैंग्वेज को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं. तो बेसिकली अगर उनके डिफरेंट फेजेस को हम जेनेरिकली देखें तो हमारे पास ये 4 चीजें आती हैं, जिसमें पहला इंटरप्रेटर है, देन कंपाइलर है, देन असेंबलर है एंड देन लिंकर या लोडर जो उसको लिंक करता है, लमसम फाइल है उनको लोड करता है हमारी फाइनल आउटपुट के लिए. Structurally, compiler can be divided into 2 parts. First, analysis का फेज है और second, synthesis का फेज है. Analysis में क्या करता है? Determines the operations employed by the source program which are recorded in a tree structure. तो analysis के फेज में वो एक तो operations जितने भी हैं उस source program के अंदर उसको point out करता है. मीन्स कि उसको डिटेक्ट करता है, उसको बीच में से रिट्रीव करता है, उस प्रोग्राम के डिटरमिन करता है कि ये ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म होंगे. लेट्स सपोज
जिस तरह हमने लास्ट एक एग्जांपल देखी थी जिसमें 3-4 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे, एक एडिशन का, एक मल्टीप्लिकेशन का, रिजल्ट इज इक्वल टू A1 प्लस A2, और यहाँ पे हमने एक इंटीजर यूज किया था। तो इसमें अब ये 3 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक एडिशन का और एक असाइनमेंट का। तो इन ऑपरेशंस को वो आइडेंटिफाई करता है और उसको रिकॉर्ड कर देता है ट्री स्ट्रक्चर के अंदर। कि जो ट्री स्ट्रक्चर हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि किस तरह उसका वो ट्री स्ट्रक्चर में एक एग्जैक्टली इसके हम फेजेस हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह ये इसको रिट्रीव करता है, ट्री स्ट्रक्चर में एम्बेड करता है, लेकिन बेसिक इसकी फंक्शनलिटी है और साथ ही इसको सिंबल टेबल में भी इसकी एंट्रीज कर देता है। Synthesis takes the tree structure and translates that operations into their target program. कि सिंथेसिस क्या कहता है कि उस ट्री स्ट्रक्चर को, और सिंबल टेबल तो सब ही फेजेज में इंक्लूड होता है, कि उसको एज अ इनपुट लेता है उस ट्री स्ट्रक्चर को और उसके अंदर जितने ऑपरेशंस होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर देता है प्रोग्राम के अंदर जो टारगेट प्रोग्राम होता है। तो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर। बोथ के इन दोनों से मिलके जो ओवरऑल रिजल्ट आता है वो कंपाइलर का रिजल्ट है। अगर हम कंपाइलर को डीकंपोज करें और इसके स्टेप बाय स्टेप, इसके फेज बाय फेज को देखना चाहें तो उनमें ये चीजें हमारे पास सामने आती हैं, जिसमें ये 7 फेजेस हैं इसके कंपाइलर के, जिसमें से 5 जो है वो नेसेसरी हैं, 2 जो है वो ऑप्टिमाइजेशंस के लिए हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। सिंबल टेबल एक ऐसी चीज है जो कि तमाम फेजेस में अपने इनपुट और आउटपुट जो है वो इनपुट उनको प्रोवाइड करती है तमाम फेजेस में। लेक्सिकल एनालाइजर के फेज में ये बनता है और इसके बाद इसको अपडेट और इसमें डिलीशन होती रहती है जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम को रिक्वायरमेंट होती है। जिस फेज में जो भी चीज हो रही होती है वो इस अकॉर्डिंगली सिंबल टेबल से इनपुट ले रहते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि तमाम फेज इससे इनपुट लें, जहां पे जरूरत होगी वो इससे इनपुट लेते हैं और इसको इसकी उन जो कनेक्टिविटी है वो उस फेज से रहती है। फर्स्ट फेज इज लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर क्या कहता है, उस करैक्टर स्ट्रीम को, उस प्रोग्राम के अंदर जितने करैक्टर्स होते हैं उनको एज ए इनपुट लेता है और उनके टोकन बना के आगे एज ए इनपुट प्रोवाइड कर देता है दूसरे नेक्स्ट फेज को, विच इज सिंटैक्स एनालाइजर। टोकन में 2 चीजें होती हैं, एक उसका नेम और दूसरी उसकी वैल्यू। जो वैल्यू है वो हम एट्रीब्यूट वैल्यू जितनी भी होती हैं उसकी, उसको हम देखेंगे कि भाई कौन कौन सी वैल्यूज उसमें आ सकती है, और एक उसका आइडेंटिफायर नेम का, उसका नेम क्या है। एंड देन इसी तरह टोकन स्ट्रीम जो है वो इनपुट एज ए यूज होती है सिंटैक्स एनालाइजर के अंदर, और ये इसका सेकंड फेज है। वो एक सिंटैक्स ट्री जनरेट करता है, फिर सिमेंटिक उसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं, ये थर्ड फेज है। एंड सिमिलरली इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है 4th फेज के अंदर। देन इसी कोड को ऑप्टिमाइज करता है मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर, जो कि अगेन एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन आउटपुट रिजल्ट, बट दैट इज ऑप्टिमाइज्ड। इसके साथ हम इसको यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड भी, ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। देन इस ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की एज ए इनपुट कोड जनरेटर फेज जिसको एज ए इनपुट लेता है और एट द एंड टारगेट मशीन कोड जो है वो जनरेट कर देता है। और सेम जिस तरह 5th स्टेप के बाद उसको कोड को ऑप्टिमाइज करता है, इसी तरह ये मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइज्ड कोड जनरेट करता है 7th फेज जो है। वो इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंटेशन को ऑप्टिमाइज करता है 5th, और 7th जो है वो जो मशीन कोड जो टारगेट मशीन कोड जनरेट का उसको ऑप्टिमाइज करता है। तो दिस इज आल्सो एन ऑप्टिमाइज्ड टारगेट मशीन कोड। तो ये बेसिकली 7 फेजेस हैं कंपाइलर के, जो एक टिपिकली कंपाइलर के अंदर अपना अपना रोल प्ले करते हैं और इनपुट लेके आउटपुट जनरेट करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें विच इज पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इंटू 60, तो इस एग्जांपल के रिजल्ट में जो हमारे पास फर्स्ट फेज की जो आउटपुट आती है दैट इज दिस। इसमें जो टोकन जनरेट की हैं, ये इसने टोकन जनरेट किए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6 एंड 7। टोटल 7 टोकन इसने जनरेट किए हैं, जिसमें ये इसकी
टोकन्स को दो हिस्सों में, एक इसका आइडेंटिफायर नेम और दूसरी उसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू से ये हमें पता लगता है कि ये सिंबल टेबल में कौन सी पोजीशन पे है। ID1 फर्स्ट पोजीशन पे, ये उसका नेम है और ये उसकी कोई वैल्यू, जो एट्रीब्यूट्स वैल्यू है उसकी जो भी होंगी वो यहाँ पे होती है। सपोज इंटीजर टाइप का डाटा टाइप, इसकी कौन सी है, जितनी भी एट्रीब्यूट वैल्यूज होंगी वो हम इस कॉलम में मर्ज करते जाएंगे। सिमिलरली दूसरा, तीसरा, तीन चूंकि आइडेंटिफायर्स थे इसलिए इसमें 3 एंट्रीज हुई हैं। सेकंड फेज के रिजल्ट के नतीजे में जो हमने सिंटेक्स ट्री की बात की थी, ये सिंटेक्स ट्री इसने जनरेट किया और सिमेंटिक्स ने इसको चेक किया कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसने इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्ट कर दिया 60 को, कि अगर इस फेज का, इस आईडी का जो इनपुट है वो कोई फ्लोट में होगी ID3 की, तो वो उसको टाइप में मैच का एरर दे देगा और उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो सिमेंटिक्स फेज ने, सिमेंटिक एनालाइजर ने इसको असेस किया इस चीज को और इसको पहले ही कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। और एक इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेटर ने क्या किया है कि इस सिमेंटिक ट्री, इस ट्री को जो कि एक सिमेंटिक एनालाइजर की आउटपुट है एज इनपुट उसको लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया कोड के अंदर, यानी कि जो मशीन कोड है उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। जो आगे इसको कोड ऑप्टिमाइजर ने लिया तो उस 4 लाइंस के कोड को 2 लाइंस के कोड में कन्वर्ट कर दिया, उसको ऑप्टिमाइज कर दिया। इसके अंदर फर्स्ट उसने ये खत्म किया कि इंटीजर टू फ्लोट को कन्वर्ट करने के बजाय इसको डायरेक्ट 60.0 कर दिया, जो कि अंडरस्टूड है कि दिस इज एन डेसिमल पॉइंट एंड इज फ्लोट। सिमिलरली उसने इन 2 स्टेटमेंट्स को भी इकट्ठा करके एक स्टेटमेंट बनाया और फाइनली उसको असाइन करा दिया, इन 2 को एक और इसको उसने इनको कंबाइन करके एक स्टेटमेंट और लास्ट 2 को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बना दिया। तो टोटल उसने 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमें दे दी। फाइनली जो कोड जनरेटर है उसने इसके अगेंस्ट जो टारगेट मशीन कोड है वो जनरेट कर दिया। तो ये हमारे जो लास्ट स्लाइड में हमने देखे थे इसके 7 फेजेस, ये उनकी एक पर्टिकुलर आउटपुट्स हैं। इनपुट के एंड आउटपुट के भी क्या इनपुट लेते हैं और क्या आउटपुट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लेक्सिकल एनालाइजर को स्टडी करेंगे कि ये एक स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम को कैसे, क्या कौन कौन से इसके अंदर अवामिल जो होते हैं, का फरमा होते हैं, जो जिसका रिजल्ट ये टोकन्स जो जनरेट करते हैं रिजल्ट को चेक करेंगे। उसको पूरा इस फर्स्ट बॉक्स का ऑपरेशन करेंगे हम इन नेक्स्ट लेक्चर। टुडे विल सी द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशंस, कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस किस जनरेशन में इंक्लूड है और उनके क्या मेन पैरामीटर से क्या उनकी अहमियत थी। और एट द एंड हम देखेंगे इस टॉपिक के कि उन लैंग्वेजेस के चेंज होने से, उन नई जनरेशन्स के आने से या लैंग्वेज की इम्प्रूवमेंट से कंपाइलर पे क्या असर पड़ा, कंपाइलर को किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ा नई लैंग्वेज को कोप करने के लिए। देन हम देखेंगे कि कंपाइलर को बिल्ड करने के लिए हमने कौन कौन सी चीजें जो हैं वो हमें जहन में रखनी चाहिए और किस किस तरह हम कंपाइलर को जो है मजीद बेहतर बना सकते हैं ऑप्टिमाइजेशंस के हवाले से, जो तमाम चीज़ों को एड्रेस कर सके और एक रिफाइंड रिजल्ट दे सके, जो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो वो एक रिफाइंड प्रोग्राम हो। देन हम एप्लीकेशन ऑफ कंपाइलर्स, कि कंपाइलर्स की टेक्नोलॉजी जो है उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, किस किस जगह इसको हम जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक्स, कंपाइलर्स को बेसिकली कंपाइलर का काम यह है कि एक सोर्स लैंग्वेज प्रोग्राम को उठाया उसको टारगेट लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करते। तो कंपाइलर को बनाने के लिए या कंपाइलर को समझने के लिए पहले सोर्स प्रोग्राम को समझना पड़ेगा। तो लास्ट टॉपिक में हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस की बेसिक्स को देखेंगे। हम यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, ना कोई सीखने की इस कोर्स में कोई प्रोविजन है, ना हमारे पास कोर्स में इतना टाइम है कि हम पहले पूरी लैंग्वेज सीखें और फिर आगे उसको उस लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में हम कंपाइलर बिल्ड करें। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से किसी एक को अच्छी तरह जानते हैं और जनरली आप सबके बारे में तारुफ रखते हैं कि कौन कौन उसमें क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं। लेकिन इस लास्ट टॉपिक में हम जनरल डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की
टर्म्स को कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस किस किस तरह क्या उसके अंदर होता है, क्या उनके इनपुट्स आउटपुट्स हैं, क्या उनके जो मेन फीचर्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस को 1GL भी कहा जाता है. इसके अंदर बेसिकली जो 1940s की लैंग्वेजेस हैं वो सारी इंक्लूड होती हैं. तो इंस्ट्रक्शन सेट्स और डाटा जो है एंटर डायरेक्टली इन बाइनरी, मीन्स के 101010 की फॉर्म में जो भी जीरो की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो इस फॉर्म में जनरेट करते थे. बेसिकली 1 जो है वो क्या डिपिक्ट करती है, ऑन, और 0 किसको डिपिक्ट करता है, ऑफ को, कि वोल्टेज ऑन है और या वोल्टेज ऑफ है. मेमोरी मस्ट बी मैन्युअली मूव अराउंड, यानी कि हम मैन्युअली जो है मेमोरी को वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे. ऑटोमेटिकली कंप्यूटर इसको खुद से जो है मूव नहीं करता था. सिमिलरली वेरी डिफिकल्ट टू एडिट और डिबग, डिबगिंग और एडिटिंग इस फेज में इस लैंग्वेज के सिनेरियो में बहुत मुश्किल होती थी. मोस्टली एक कॉमन प्रैक्टिस यही थी कि वो नए सिरे से इसको लिखते थे, उस कोड को जहां पे एरर आता था वहां से नई उसमें डेवलपमेंट करते थे. और जो बहुत सिंपल ऑपरेशंस होते थे सिर्फ और सिर्फ उनके प्रोग्रामों को लिखा जाता था. जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस थे उसकी प्रोग्रामिंग इस लैंग्वेज में नहीं की जाती थी. इन प्रॉब्लम्स के बाद जो लैंग्वेजेस डेवलप हुई सेकेंड GL में वो आती हैं, जो जिसने इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा एड्रेस किया और इसकी जो इतनी प्रॉब्लम्स थी उसमें जाके वो उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए. इसकी एग्जांपल्स में आर्किटेक्चर स्पेसिफिक बाइनरी डिलीवर्ड ऑन स्विचेस, पैच पैनल्स और टेप में जो चीजें यूज होती थी ये सारी उनमें ये लैंग्वेजेस उनको सपोर्ट करती थी. मतलब इट्स एन एरा ऑफ 1940. देन सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस 2GL, इसमें असेंबली लैंग्वेजेस जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया 1950s के अंदर, जो क्या कहते थे जो कि एरर के आने के या एरर उसमें एम्बेड करने का चांसेस तो ज्यादा थे, लेकिन इसकी जो नेचर थी वो बाइनरी लैंग्वेजेस से डिफरेंट थी. बाइनरी में तो बिल्कुल 0-1 और 1-0 के अलावा कोई चीज इस्तेमाल नहीं थी. इसमें से हम फिर एम निमोनिक्स यानी कि छोटे छोटे वर्ड्स लाइक मूव, ऐड, ये हम लोड ये यूज करते थे, जो कि थोड़े से अंडरस्टैंडेबल थे कि ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है. मूव्स मींस किसी एक जगह से कोई चीज उठा के, एक मेमोरी लोकेशन से कोई चीज उठा के दूसरी मेमोरी लोकेशन पर आकर ऐड किया, उन दोनों को ऐड कर रही है. लोड या कहीं से कोई चीज कॉपी की जा रही है. यूज टुडे फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये अभी तक असेंबली लैंग्वेजेस आप किसी भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के रेफरेंस से बात करें तो असेंबली लैंग्वेजेस में मेन रोल प्ले करती है. स्पेशली एम्बेडेड सिस्टम्स में जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस हार्डवेयर एम्बेड होता है उसके अंदर मोस्टली जो प्रोग्रामिंग की जाती है असेंबली लैंग्वेज के अंदर ही की जा सकती है. स्पेसिफिक टू प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर, तो इसकी एक ये भी प्रॉपर्टी थी कि ये हर आर्किटेक्चर की असेंबली लैंग्वेज डिफरेंट होती थी, क्योंकि ये हर हार्डवेयर से 1-to-1 इंटरेक्ट करती है. 1-to-many भी इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो 1-to-many इंटरेक्ट करती हैं, लेकिन मोस्टली जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज 1-to-1 का रोल भी प्ले करते हैं. डिफाइंड बाय 3 लैंग्वेज एलिमेंट्स, ऑपरेशन कोड्स, डेटा सेक्शंस एंड डायरेक्टिव्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैक्रोस, जिसको आजकल मैक्रो भी कहा जाता है, छोटे छोटे प्रोसीजर्स लिख के रखे होते हैं. वेरिएबल डेफिनेशंस, जो कि डाटा सेक्शंस में सारा आया था, और CPU इंस्ट्रक्शंस की एग्जैक्टली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना, CPU को एग्जैक्ट करना कि आपने ऐड करना है, ये फलाना ऑपरेशन जो परफॉर्म करना. इसकी एग्जांपल में रिस्क और सिस्क. रिस्क मींस रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन, और सिस्क में कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो यूज किया जाता है. इन दोनों में ये डिफरेंस है कि रिड्यूस जो था इसमें सिंपलर एग्जांपल, सिंपल जो है वो कोड को सिंपलीफाई करके लिखा जाता था. कम्प्लेक्स में जितने कम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं. इंटेल x86 इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, जिसके अंदर एम्बेडेड सा सिस्टम और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए जो उसमें यूज किए जाते थे ऑपरेटिंग सिस्टम. देन वी मूव टूवर्ड्स 3GL, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी. थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो कि बेसिकली लेट 1950s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और एक प्राइमरी लैंग्वेजेस थी जो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए यूज की गई. मींस के जो जेनेरिक एप्लीकेशन डेवलप की गई वो सबसे पहले 3GL उसकी जो
लैंग्वेज थी वो इस जनरेशन में फॉल करती हैं। प्रोग्रामर इस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने की उनको काफ़ी हद तक फैसिलिटीज अवेलेबल थी। नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर बेस करती है ये बेसिकली मीन्स कि इसमें ऐसी टर्मिनोलॉजी या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की नहीं एज ए कीवर्ड, वेरिएबल नेम्स या उसकी जो हिरार्की थी लैंग्वेज की वो नेचुरल लैंग्वेज के करीब थी। लेट्स सपोज अगर मैंने कंडीशन लिखना है तो मैं इफ का कीवर्ड यूज करता था। इफ जनरल अगर हम लैंग्वेज में देखें तो इफ हमेशा कंडीशनल होता है, इफ दिस देन दैट, इफ दिस देन दैट। तो इसमें भी ऐसे ही इफ देन एल्स का जो एक कंडीशनल कम्प्लेक्स जो है वो इसमें यूज किया जा सकता है। देन लूपिंग स्ट्रक्चर्स, इसके अलावा फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट चीजें जो हम देखते हैं वो इसी तरह इसके अंदर यूज होती हैं। जो मेजर लैंग्वेजेस थी, सी बड़ी मशहूर लैंग्वेज बहुत जिसने फेम गेन किया, देन सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, बेसिक, कोबोल, लिस्प एंड एमएल जो है ये सारी थर्ड जनरेशन में आती हैं। लिस्प जो है वो बेसिकली एआई लैंग्वेज है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड प्रोग्रामिंग जिसमें की जाती है वो लिस्प के अंदर की जाती है। इसी तरह कोबोल बिजनेस बेस्ड लैंग्वेज है। जावा जो है जेनेरिक लैंग्वेज है जिसने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर रोल प्ले किया ईज ऑफ प्रोग्रामर के लिए, जब प्रोग्रामर को बड़ी आसानी होती थी इसके अंदर प्रोग्रामिंग करने में। फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। A fourth generation programming language introduced in 1970s is designed with making problems in specific domain simple to implement. मीन्स के जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस थी वो जेनेरिक पर्पस थी, इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जो जेनेरिक पर्पस के लिए होती थी, जिस तरह गेम्स और समथिंग लाइक दिस। लेकिन जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आती हैं वो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए हैं। जिस तरह हम एग्जांपल दें मैटलैब्स गाइड, कि इसमें जो यूज किया गया था ये सिर्फ मैटलैब के लिए, ये किसी और एप्लीकेशन के साथ जाके एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। सीक्वल जो है सिर्फ डेटाबेस के ऑपरेशंस के लिए। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है जिसमें डेटाबेसेस की सारी यूज होती हैं। देन सीएसएस, कैस्केडिंग, स्टाइल शीट, यानी कि जो हम जितनी स्टाइल्स इन्वॉल्व करते हैं मोस्टली वेब प्रोग्रामिंग के अंदर सीएसएस यूज होती है, वो सारी की सारी जो सीएसएस की चीजें हैं वो सब सीएसएस फाइल में उसको हम रखते हैं, जिसके अंदर जितने उसके पैरामीटर्स हैं जो डिजाइन के रिलेटेड हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ड्रिवन बाय द नीड टू एनहांस डेवलपर प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो डेवलपर की है जो तंग था असेंबली लैंग्वेज से या टिपिकल प्रोसीजरल लैंग्वेज से, उसको थोड़ा सा जो है एंटरटेन करने के लिए और थोड़ा सा उसको रिलीफ देने के लिए ये लैंग्वेजेस आई जिसने उसकी प्रोग्रामिंग को जो एफर्ट्स हैं उसको थोड़ा आसान कर दिया और एक अच्छी चीज ऐड कर दी इसके अंदर। देन द लास्ट इज फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये 2 डेकेड्स पहले इन 1990s ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया और ये कंस्ट्रेंट सिस्टम्स के तौर पे इंट्रोड्यूस हुई। मीन्स के इनका जो फोकस था वो बहुत नैरो था। टिपिकल जो था कोई एक एरिया ये सिर्फ उसी को एड्रेस करती हैं। कंस्ट्रेंट बेस्ड इंस्टेड ऑफ एल्गोरिदमिक, मीन जो पहली लैंग्वेज थी वो एल्गोरिदम बेस्ड होती थी। मीन्स के उसमें कोई प्रॉब्लम, उसका एल्गोरिदम डिजाइन और उसकी बेस पे लैंग्वेज। ये कंस्ट्रेंट बेस्ड थी कि जो लिमिटेशन है उसको एड्रेस करती थी। यूज्ड फॉर एआई रिसर्च, प्रूफ सॉल्विंग, लॉजिकल इन्फ्रेंस, नॉट इन कॉमन यूज। तो जाहिर बात है जब इसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं तो ये कॉमनली यूज नहीं की जाती। एग्जाम्पल्स आर प्रोलॉग एंड मर्करी, यानी कि प्रोलॉग जो है बेसिकली अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी डेवलपमेंट्स होती हैं उसमें ये यूज की जा सकती है। इंटेलिजेंस डेटाबेस रिट्रीवल, डेटाबेस कैसे, एक तो है कि सिंपल हम क्यूरी कर दें, लेट्स सपोज ओल्ड पहले सिलेक्ट ये क्यूरी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, कि इस टेबल के अंदर जितना डाटा है वो सारे का सारा सिलेक्ट कर दो। तो ये जो लैंग्वेजेस थी ये क्या करती थी, एक बड़ी जिस तरह याहू है, गूगल है, जिनके डेटाबेस के अंदर मिलियन ऑफ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हैं,
उनमें से डेटाबेस को इंटेलिजेंटली सर्च करना, वो इन लैंग्वेजेस की मदद से हम वो सारी चीजें जो लिखते थे। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, कि जिस तरह नेचुरल लैंग्वेज पे काम हो रहा है, जो नेचुरल लैंग्वेज के प्रोसेसर हैं वो सब इनमें डेवलपमेंट होती है। एक्सपर्ट सिस्टम, यानी कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है कोई पर्टिकुलर किसी एक सिनेरियो में, वो सब इनमें डेवलप होते हैं। तो दीज आर द बेसिकली 5th जनरेशन लैंग्वेजेस। इन लैंग्वेज की इवेल्युएशन जो हमने एवोल्यूशन देखी है, और इवेल्युएशन इसकी इसलिए हम कह रहे हैं, मतलब उसके थोड़े फीचर्स बता के कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इवॉल्व कैसे हुई और इनको हम एवेल्युएट क्यों कर रहे हैं। इवॉल्व तो हमने देख लिया कि जो हमें प्रॉब्लम्स आती उनको एड्रेस करते नई लैंग्वेज, प्रॉब्लम आई उसको एड्रेस किया नई लैंग्वेज। लेकिन एवेल्युएट इनको इसलिए करते थे या इसलिए करना चाह रहे हैं कि हर लैंग्वेज के लिए हमने एक कंपाइलर भी बिल्ड करना है। अगर हमें उस लैंग्वेज के सारे कॉन्सेप्ट्स, उसके मकसद और उनकी तमाम चीजें क्लियर नहीं होंगी तो हम अपने कंपाइलर को अकॉर्डिंगली बिल्ड नहीं कर सकेंगे, या उसे वो डिजायर्ड जो हमारी आउटपुट्स हैं वो अचीव नहीं कर सकेंगे। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशंस में जो एक अप्रोच यूज की गई 3GL लैंग्वेज में, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, जिसको इन लैंग्वेजेस ने अडॉप्ट किया। स्मॉलटॉक, मेजर C++, C#, जावा, रूबी एंड रेल्स, मतलब ये सारी चीजें जिन्होंने इसके यूज किया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करती थी। मींस कि हम एक बड़ा प्रोग्राम सिंपल एक बॉक्स नहीं बनाते, उसके अंदर सिंपल छोटे छोटे मॉड्यूल्स बिल्ड करके और देन उनको अकॉर्डिंगली लिंक अप कर देते थे कि जो कहीं पे, अब ये ए मॉड्यूल है, अगर किसी सेकंड प्रोग्राम में हमें जरूरत पड़ रही है इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग की, तो हम ए मॉड्यूल को यहाँ भी एज इट इज प्लेस कर देंगे। दो थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस होती हैं, लेकिन ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हो। सेकंड जो इसमें चीज थी मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, वो है डाटा एब्स्ट्रैक्शन, कि एंड यूजर को ना पता हो कि बिहाइंड द सीन क्या क्या लॉजिक्स चल रही है, क्या गेम चल रही है, उसके मुताबिक उसकी जो चीज मिल रही है वो उसको फ्रंट पैनल पे सारी मिल रही है। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन है कि नहीं, मतलब हायर लोअर लेवल पे ना पता हो कि ऊपर से डाटा कहाँ से आ रहा है सारा, और दैट इज नोन एज डाटा एब्स्ट्रैक्शन के लेयर्स उसमें जितनी हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करें एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। सेकंड मेजर थिंग इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली किस चीज से हमें रोकती है या क्या एज प्रोवाइड करती है कि व्हील को री इन्वेंट ना किया जाए। एक दफा जो चीज हमने बना ली है उसको हम इनहेरिट कर लें, उसमें यूज कर लें, बजाय कि उसको हम दोबारा से दोबारा एक लाइन ऑफ कोड है उसको 10 दफा लिखने की बजाय उसको एक दफा लिख के और उसको इनहेरिट कर लिया जाए नीचे जो उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है। सो दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। देन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। Scripting languages are interpreted languages with high-level operators designed for gluing together computations. कि मीन्स के दो चार डिफरेंट जगह से हमने जो है स्क्रिप्ट उठाए और उनकी आउटपुट हमने किसी एक प्लेटफॉर्म पे यूज कर ली। प्रोग्राम रिटन इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर ऑफन मच शॉर्टर देन इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स रिटन इन लैंग्वेजेस लाइक सी, जो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। एग्जाम्पल हैं इसकी ऑक, जावास्क्रिप्ट, PHP, वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग आजकल बहुत ज्यादा हो रही है इसमें। फेसबुक वो इसी में डिजाइन की गई है PHP के अंदर। दो इसमें बाकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी इन्वॉल्व है, लेकिन मेजरली जो PHP है, फेसबुक जो है वो PHP पर डिजाइन की गई मेजर। तो बाकी सब चीजें भी इन्वॉल्व हैं, जैसा जावास्क्रिप्ट है और कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी इसमें यूज की गई है, लेकिन इसकी जो बैकबोन है वो PHP के ऊपर है। इसी तरह ट्रांसक्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है TCL, TK, ये सब जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इनमें किसी भी लैंग्वेज में कोई स्क्रिप्ट लिखा तो इंटरलेट कर सकते हैं, हम उसकी आउटपुट ले सकते हैं। जिस तरह लेट्स सपोज अगर हम कोई प्रोग्रामिंग C# में कर रहे हैं या C के अंदर कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम जो है कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसके अंदर यूज कर सकते हैं लाइक TCL, कि हम उसको इंटरलेट एक दूसरे से कम्युनिकेट करवा सकते हैं। एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखते हैं जो ये सारे काम खुद से करते हैं। इम्पैक्ट ऑन कंपाइलर्स। डिजाइन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंपाइलर्स आर इंटीमेटली रिलेटेड।
सो एडवांसेस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्लेस्ड न्यू डिमांड्स ऑन कंपाइलर राइटर्स। जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जिस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इवॉल्व होती जा रही हैं, जिस तरह उसमें नए नए फीचर इंक्लूड होते जा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आयद करते हैं कंपाइलर राइटर के ऊपर कि वो इन सब चीज़ों को भी एड्रेस करे। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कंपाइलर के ऊपर कि हमें कंपाइलर को रीडिज़ाइन करना पड़ता है उन सब की नई चीज़ों को ऑक्यूपाई करने के लिए, या उसको जो है अपने अंदर जो उसकी तमाम फीचर्स हैं उसको इंक्लूड करना पड़ता है। कंपाइलर्स कैन हेल्प प्रमोट द यूज ऑफ हाई लैंग्वेजेस बाय मिनिमाइजिंग द एग्जीक्यूशन ओवरहेड। तो कंपाइलर बेसिकली क्या कर रहा है, या कंपाइलर के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए कि जो हाई लेवल लैंग्वेज एक फीचर दे रही है वो कंपाइलर्स को इस तरह से इंटरप्रेट करे, इस तरह से इसको कंपाइल करे कि उसका जो ओवरहेड है लैंग्वेज का वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए। मीन्स के जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसमें हमें इतना ज्यादा मौका नहीं मिलता कोड को ऑप्टिमाइज करने का, तो वो कोड को कंपाइलर एक अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकता है अपनी जो है वो इम्प्रूवमेंट से। Compilers are also critical in making high performance computer architectures used as a tool in evaluating architectural concepts before a computer is built। पहले क्या होता था कि एक आर्किटेक्चर बिल्ड किया जाता था किसी भी कंप्यूटर का, देन उसके लिए कंपाइलर लिखा जाता था। मीन्स के एक हार्डवेयर उन्होंने बना लिया, अब उसके ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करने के लिए या कंपाइल करने के लिए अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वो पर्टिकुलर हार्डवेयर आर्किटेक्चर को लेके तब उसको एक कंपाइलर डिजाइन किया जाता था कि जो सोर्स लेता था उसको पर्टिकुलर टारगेट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। अब जो अप्रोच है वो टोटली डिफरेंट है, अब इन दोनों को पैरेलली बिल्ड किया जाता है। मींस कि अगर कोई कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसके लिए कंपाइलर डिजाइन किया और पहले उसको सिमुलेशन के ऊपर रन करके देखते हैं कि ये कंपाइलर इस आर्किटेक्चर के ऊपर रन हो रहा है तो उसकी क्या आउटपुट है, तो इन दोनों को पैरेलली जो है डेवलप किया जाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करें और जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं वो सिमुलेशन में अपीयर हो जाए और आर्किटेक्चर को उसके मुताबिक मॉडिफाई किया जाता है, कंपाइलर को भी इसके मुताबिक मॉडिफाई किया जाता है ताकि दोनों जो है एक मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। A compiler must accept all source programs that conform to the specification of the language. The set of source program is infinite. यहाँ पे एक चीज जो काफी important है कि set of source program is infinite and any program can be very large, consisting of possibly millions of lines of course. तो कंपाइलर जो है उसके अंदर ये अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए जो हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स है या कंपाइलर को किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो कंपाइलर की कंस्ट्रक्शन के अंदर इसकी साइंस के अंदर हम ये चीज इंक्लूड समझें कि कंपाइलर जो है वो नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता हो। सेकंड, तमाम प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता हो, सोर्स प्रोग्राम्स को, और उनकी जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं, जितनी भी उनके प्लस हैं, उसको ये मजीद ऑप्टिमाइज करे और उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको वो डिक्रीज ना करे। क्योंकि अगर एक चीज हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और जब ये कंपाइलर से कंपाइल करता है तो उस प्रोग्राम को स्लो कर दे तो हमें मजबूरन वो उस चीज पे दोबारा गौर करना पड़ेगा जो एक गिव एंड टेक है। Then any transformation performed by the compiler must preserve the meaning of the program being compiled. A very simple example कि let's suppose मेरा एक प्रोग्राम है जिसका मेन पर्पस है to add, subtract, चले हम थोड़ा सिंपल रखते हैं बात को कि ये इसका मेन पर्पस है कि जो ऐड करता है सब्ट्रैक्ट करता है। अब मेरे प्रोग्राम में ये फैसिलिटी है कि ये इंटीजर्स, फ्लोट, डबल, लॉन्ग और भी जितनी डाटा टाइप्स हैं उन सबको सपोर्ट करता है। तो ऐसा ना हो कि आफ्टर कंपाइलेशन ये इनमें से किसी एक को सपोर्ट करना छोड़ दे। लेट्स सपोज इंटीजर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, या
इसके ओरिजिनल मीनिंग्स में ही तब्दील कर दे। तो कंपाइलर कंपाइल करने के बाद जो उसके ओरिजिनल जिस मकसद के लिए प्रोग्राम बनाया गया था उनको वो अपने अंदर रिटेन रखे। सो दैट इज आल्सो ए मेन जो चीज है जिसको हम अपनी उसमें रखेंगे कि जी इसमें ये प्रॉब्लम ना हो। मॉडलिंग इन कंपाइलर डिजाइन, मोस्ट फंडामेंटल मॉडल्स इन कंपाइलर डिजाइन आर, यानी कि हम कंपाइलर के अंदर किन चीजों को यूज करते हैं जो हमारे इन तमाम स्टेजेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। दे आर फिनिट स्टेट मशीन्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इन चीजों को हम इन डिटेल देखेंगे व्हेन वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेसन, जहां पे हम सिंपल सिंटैक्टेड एक ट्री बिल्ड करेंगे, स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, कैसे एक पूरा एक फ्लो चलता है कंपाइलर का। उनके अंदर हम इन तीनों चीजों को इन डेप्थ देखेंगे या डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या फिनिट स्टेट मशीन क्या चीज है, आरई क्या चीज है, रेगुलर एक्सप्रेशंस किस क्यों जनरेट किए जाते हैं, उनका क्या फायदा है, किस सिनेरियो के लिए इसको हम यूज करते हैं। एंड देन सीएफजी जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसका क्या चीज है। लेकिन मेनली दे आर यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द लेक्सिकल यूनिट्स ऑफ प्रोग्राम्स, आई कीवर्ड आइडेंटिफायर्स। तो जो लेक्सिकल एनालाइजर था हमने लास्ट देखा, जो क्या करता था, टोकन्स में इसकी आउटपुट क्या थी, टोकन्स, और इनपुट क्या थी, कैरेक्टर स्ट्रीम। इसमें जो फिनिट स्टेट मशीन है वो इस फेज के अंदर यूज होती है, जो उसको क्या करता है कि उसके जो आइडेंटिफायर्स हैं उनको वो ढूंढता है उस प्रोग्राम के अंदर से कि इसके अंदर कौन कौन सा आइडेंटिफायर है। Then describing the algorithms used by the compiler to recognize those units। के जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो बेसिकली क्या कहते हैं कि उस एल्गोरिदम्स को डिस्क्राइब करते हैं कि जिसकी मदद से वो सारे के सारे यूनिट्स जो कि लेक्सिकल यूनिट्स हैं उनको पहचान सके। देन syntactic structure of programming languages such as the nesting of parentheses or control constructs, जो syntax tree build होता है उसमें ये चीजें इन्वॉल्व है। तो इस किस्म के और भी इसके यूजेज हैं इन मॉडलिंग के, जो इन मॉडल्स के जो हम यूज करते हैं अपने कंपाइलर में। कोड ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन टू प्रोड्यूस कोड दैट इज मोर एफिशिएंट देन द ऑब्वियस कोड। ऑप्टिमाइजेशन का जो फेज है कंपाइलर के अंदर, दो जगह हमने देखा था, वो क्या करता है, किस मकसद के लिए यूज होता है कि जो हमारा जनरेटेड कोड हो, जो टारगेटेड कोड हो, टारगेटेड जो मशीन लैंग्वेज हम उसमें से निकालते हैं कंपाइलर के अंदर से एज आउटपुट, वो ज्यादा एफिशिएंट हो अपनी पिछली लैंग्वेज से जो उसको एज इनपुट दी जा रही है। ये ऑप्टिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या अचीव करें, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, दैट आर दीज थ्री। द ऑप्टिमाइजेशन मस्ट बी करेक्ट, दैट इज प्रिजर्व द मीनिंग ऑफ द कंपाइल्ड प्रोग्राम। पहली चीज के करेक्ट हो, ये ना हो कि वो ऑप्टिमाइज तो हो जाए लेकिन उसके रिजल्ट जो है वो, यानी कि पहले अगर वो प्रोग्राम 10 सीपीयू साइकिल में या 1000 सीपीयू साइकिल्स में रिजल्ट देता था और ठीक रिजल्ट देता था, अब हमने सीपीयू साइकिल्स तो डिक्रीज कर दिए, 1000 की जगह हमने 700 कर दिए, लेकिन आउटपुट में फर्क आ गया। मीन्स क्योंकि ऐसी जगह पे हमसे गलती हो गई कि जो आउटपुट है वो मतलब एग्जैक्ट डिजायर नहीं दे रहा जो आउटपुट दे रहा है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग कम हो गई, तो ये रॉन्ग है। ऑप्टिमाइज करना है लेकिन हमें रिजल्ट जो है वो वही चाहिए जो ओरिजिनल प्रोग्राम का हो। ऑप्टिमाइजेशन मस्ट इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मेनी प्रोग्राम्स, और उसको ऑप्टिमाइज इस तरह भी नहीं करना कि मीन्स कि अगर 10 प्रोग्राम है तो जो एक पर्टिकुलर सेट है प्रोग्राम का, मीन के जिसमें कोई पर्टिकुलर चीज यूज हो रही है, उसमें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आफ्टर कंपाइलेशन, लेकिन जो बाकी 9 प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर स्पीड स्लो है। तो हमने ऐसी ऑप्टिमाइजेशन सजेस्ट करनी है या इस तरह उसके अंदर इंक्लूड करनी है अपनी ऑप्टिमाइजेशन फेज के अंदर कि वो एक हमारे पास नो डाउट इसमें इश्यूज तो होंगे, हमें कहीं ना कहीं गिव एंड टेक करना पड़ेगा, लेकिन ये ना हो कि एक की बजाय 9 को हम सफर करा रहे हो। तो हमने इस तरह की ऑप्टिमाइजेशन करनी है जो कम से कम एवरेज 6 से 7 प्रोग्राम्स को एक फास्टर जो है मोड पे खत्म करे। और जो कंपाइलेशन टाइम है वो रीजनेबल होना चाहिए। मींस के ऑप्टिमाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि अब कंपाइलेशन टाइम इंक्रीज हो जाए, तो उसको हमने उस पर्सपेक्टिव से भी देखना है।
पहली चीज कि बिल्कुल करेक्ट हो, उसमें कोई एरर ना हो रिजल्ट में। सेकंड, वो तमाम प्रोग्राम्स के ऊपर अप्लाई होता है, या मोस्ट प्रोग्राम के ऊपर, तमाम की बात कभी ठीक नहीं होती, वो मोस्ट प्रोग्राम के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है। और थर्ड, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, यानी कि बहुत ज्यादा ये ना हो पहले हमने उसको कोड को तो ऑप्टिमाइज कर लिया लेकिन जो कंपाइलेशन टाइम है वो बहुत स्लो हो गया, यानी कि कंपाइल ही नहीं हो रहा, वो आधे घंटे प्रोग्राम कंपाइलिंग में लगा दें। सो नाउ विल सी कंपाइलर एप्लीकेशंस। कंपाइलर टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग वे। जो बिलो मेंशन्ड एरियाज जो हैं इसके अंदर हम कंपाइलर की टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम मजीद एडिशन भी कर सकते हैं, और भी कुछ एरियाज होंगे, पर मेजर एरियाज यही हैं जहां पे हम कंपाइलर की टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो नए फीचर्स होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वहां पे हम कंपाइलर को यूज कर सकते हैं किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। मींस एक सिंपल एग्जांपल कि अगर हम एक प्रोग्राम है वो किसी एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखें तो क्या वो प्रोग्राम दूसरी लैंग्वेज में अपनी आउटपुट दे सकेगा, यानी कि वो वहां पे तो हमने कंपाइलर को इस मकसद के लिए भी यूज कर सकते हैं कि वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में प्रोग्राम को कन्वर्ट करके, और दूसरी लैंग्वेज जो है वो जरूरी नहीं है कि एग्जीक्यूटेबल कोड हो जो मशीन बेस्ड हो। तो दिस इज यहाँ पे हम कंपाइलर को यूज कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर। देन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ कि पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स को डिजाइन करके बाद में कंपाइलर उसका बनाया जाता था, अब इन दोनों को पैरेलली बनाया जाता है। तो इससे जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो भी आर्किटेक्चर नया डिजाइन करते हैं उसकी वो ऑप्टिमाइज होता है। उसको पहले ही हम टेस्ट कर लेते हैं सिमुलेशन के ऊपर पर्टिकुलर कंपाइलर के साथ कि ये इसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या है। कंपाइलर के अंदर चेंज करके और आर्किटेक्चर के अंदर चेंज करके हम उसके आर्किटेक्चर को मजीद जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर बनाते हैं। फाइनली जो हम आर्किटेक्चर प्रपोज करते हैं बिल्ड करने के लिए वो उस वर्जन से बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है जो इन टेस्टिंग फेजेस से गुजरे बगैर आता है, जिसके अंदर हम कंपाइलर को यूज नहीं करते। तो ये भी एक अप्रोच है, कंपाइलर की एप्लीकेशन है कि कंपाइलर को हम आर्किटेक्चर की ऑप्टिमाइज्ड करने में यूज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इसी अप्रोच को यूज करते हुए हम एक नया आर्किटेक्चर भी डिजाइन कर सकते हैं कंपाइलर की मदद से। यानी कि कंपाइलर हम चाह रहे हैं कि जी जो पुराना आर्किटेक्चर है उसकी ये प्रॉब्लम, तो हमें कंपाइलर डिजाइन करें और उसको देख के हम एक नया आर्किटेक्चर जो है बिल्ड करें जो कि उस कंपाइलर के अकॉर्डिंगली हो। प्रोग्राम ट्रांसलेशन, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि एक जगह का दूसरी जगह प्रोग्राम जो है वो ट्रांसलेट कर सकें। एंड सिमिलरली सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी टूल्स के जितने सॉफ्टवेयर के प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं जिसके अंदर हम यूज करते हैं जो कि स्पेसिफिक एरियाज में यूज किए जाते हैं, जिस तरह एआई बेस्ड कुछ हमने लैंग्वेजेस देखी थी, उसके अंदर उसके लिए पर्टिकुलर कंपाइलर एप्लीकेशंस को हम एम्बेड कर सकते हैं जो कि फोकस्ड हो सिर्फ एक डिजायर्ड जो भी है हमारा प्रॉब्लम एरिया उसके लिए, तो वहां पे भी हम कंपाइलर को यूज कर सकते हैं। Programming language basics. Now we discuss the important terminology and distinctions appears in the study of programming languages. दूसरा हमने शुरू में डिस्कस किया जब हम आज का लेक्चर देख रहे थे, इसमें क्या होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यहाँ पे सीखेंगे नहीं, हम कुछ प्रोग्राम टाइप करके नहीं देखेंगे कि कौन सा प्रोग्राम कैसे टाइप करना क्या है, लेकिन प्रोग्रामिंग जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो फीचर्स इंक्लूड हैं, जो उसकी बेसिक्स हैं, वो हम देखेंगे कि क्या होती हैं। और वो क्योंकि वो सारी टर्मिनोलॉजीज हम आगे कंपाइलर की कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग फेमिलियर हो जाएं उन चीज़ों से थोड़े से। ऐसा तो मैं ज्यूम कर रहा हूं क्योंकि ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट लास्ट सेमेस्टर्स में इसको इंगेज किया जाता है स्टूडेंट को इसके साथ, तो होपफुली आप पहले ही सारे जो हैं फेमिलियर होंगे, लेकिन फिर भी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। Static or dynamic policies. If a language uses a policy that allows the compiler to decide an issue, then we say that language uses a static policy.
मीन्स कि वो सारे पैरामीटर्स जो कंपाइलर को कंपाइल करने से पहले पता होते हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का, उसकी उन पॉलिसीज का, दैट आर नोन एज स्टैटिक पॉलिसीज। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रन टाइम पर डिसाइड होती हैं, जो कि इनपुट पर डिसाइड होती हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो रन टाइम पे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तब पता लगता है कि इसमें ये वैल्यू आ गई तो उसके ये जो है वो रिजल्ट्स हैं। दैट पॉलिसी आर नोन एज डायनामिक पॉलिसीज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये दो चीजें होती हैं, यानी कि कुछ चीजें जो प्री डिफाइंड होती हैं, कुछ चीजें जो होती हैं वो रन टाइम पे पता लगती हैं। सो अ पॉलिसी दैट ओनली अलाउ अ डिसीजन टू बी मेड व्हेन वी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इज सेट टू बी अ डायनामिक पॉलिसीज। यानी कि हमने कुछ डिसीजन जो है वो रन टाइम के ऊपर लेने हैं, तो वो जो पॉलिसीज रन टाइम पे होंगी वो डायनामिक होंगी। जो डिफाइंड है, The policies are already defined that are known as static policies, जो कि मतलब हमें पता है कि इसमें जो कुछ हो ये यही तीन चीजें काम कर रही है, तो हम कंपाइलर के अंदर वो ऑलरेडी इम्बेड कर देते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो डायनेमिक में पता नहीं होता तो फिर उसकी पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है, सारे के सारे ऑप्शंस हमें जो है वो ज़ेरे उसके अंदर लिंक करने पड़ते हैं उसके साथ। एनवायरमेंट एंड स्टेट्स। एनवायरमेंट इज द मैपिंग फ्रॉम नेम्स टू लोकेशंस इन द स्टोर। इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो शायद आपके लिए थोड़ी सी नई हो। एनवायरनमेंट तो खैर आम यूज होती है। एनवायरनमेंट क्या चीज है कि वो सारा एरिया या वो सारी लाइनें जो हम यूज करते हैं किससे, नेम्स को लोकेशंस के साथ एम्बेड करने के लिए, मैप करने के लिए। यानी कि नेम्स क्या चीज है, जिस तरह इंटीजर रिजल्ट ये नेम है। अब ये नेम मेमोरी के अंदर किस जगह को पॉइंट कर रहा है, दैट मैपिंग इज नोन एज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या कह रही है, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है जो क्या कह रहा है, इस नेम जो एक इंटीजर है, जो वेरिएबल नेम है, जो आइडेंटिफायर है, वो उसको मैप कर रहा है उस लोकेशन के साथ जिसको ये पॉइंट आउट कर रहा है। लेट्स सपोज ये मेरी मेमोरी है, ये इसके कोई एड्रेसिंग स्कीम है, एंड सो ऑन। तो ये चीज जो है ये पॉइंट आउट कर रही है इसको, इसका नेम का जो एड्रेस है दैट इज 00A0। तो ये चीज जो है ये लोकेशन किसको पॉइंट आउट करेगी, इस जगह पे। मींस कि इस लोकेशन पे जो है वो एनवायरनमेंट इसको मैप करवा रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर्स की हम एक यूज करते थे, पॉइंटर्स एंड साइन से हम वो एड्रेस भी गेन कर लेते थे किसी भी वेरिएबल का। अगर जो है इंटीजर डिफाइन किया है या कोई और डाटा टाइप हमने यूज किया तो उसका हमने एड्रेस जो निकालना, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये दिया, तो हम उसके साथ एंड साइन यूज करते थे मोस्टली, तो वो उसका एड्रेस हमें रिटर्न कर देते थे और पॉइंटर के साथ हम एग्जैक्टली उस जगह पे जाते थे। सेकेंड थिंग इज स्टेट इज अ मैपिंग फ्रॉम लोकेशंस इन स्टोर टू देयर वैल्यूज। मीन्स के अब मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू 5। अब यहां पे क्या आ गया 5। अब ये जो मैपिंग है लोकेशंस की, मींस जो वेरिएबल्स हैं उनकी मैपिंग वैल्यूज के साथ, यानी कि इसके साथ ये जो वैल्यूज के अंदर है दैट इज नोन एज स्टेट। तो ये स्टेट का वर्ड है, इसको हम यूज करेंगे जो हमारी स्टेट मशीन होंगी किस स्टेट पे है ये, तो ये थोड़ा सा सिर्फ क्लियर करने के लिए भी। एनवायरमेंट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द स्कोप रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। स्कोप रूल्स हम देखेंगे बिल्कुल ये एक अल्टरनेटिव स्लाइड पे जो से 3 के बाद है कि स्कोप रूल्स क्या है, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, इसकी भी हम वहां पे जाकर एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह एनवायरनमेंट चेंज होगा। कि कभी ये जो रिजल्ट है ये पॉइंट कर रहा होगा इस लोकेशन को और कभी ये पॉइंट कर रहा होगा इस लोकेशन को, आई एम सपोजिंग। तो यहाँ पे उसको वो चेंज कर देगा और लोकेशन की यहाँ पे वैल्यू 10 है, लेट्स सपोज रिजल्ट की, तो ये 10 हो चुकी है, तो ये इसको 10 कर देगा अगर हम इसको रिमूव नहीं कर रहे। तो दैट इज कॉल्ड समथिंग मैपिंग फ्रॉम नेम्स टू लोकेशंस एंड लोकेशंस टू देयर वैल्यूज। आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स।
आइडेंटिफायर सिंपल, जिस तरह भी हमने इंटीजर रिजल्ट का एक किया था, तो ये एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। एंड सिमिलरली क्लास का नेम, तो आइडेंटिफायर इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स टिपिकली लेटर्स और डिजिट्स दैट रेफर्स टू एन एंटिटी सच एज डाटा ऑब्जेक्ट। जिस तरह एक डाटा ऑब्जेक्ट है, इस क्लास का हम कोई भी डाटा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, सपोज बॉक्स ए, तो ये एक डाटा ऑब्जेक्ट है। अ प्रोसीजर, अ क्लास, ये क्लास है, एंड सो ऑन। और टाइप, ये एक टाइप है, डाटा टाइप इंटीजर जो है वो इंटीजर, रिजल्ट जो है वो इंटीजर टाइप का एक आइडेंटिफायर है। अ वेरिएबल रेफर्स टू अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द स्टोर। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा दैट इज अ वेरिएबल, कि वेरिएबल जो है वो एक लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा होता है। इट इज कॉमन फॉर द सेम आइडेंटिफायर टू बी डिक्लेयर्ड मोर देन वंस। ईच सच डिक्लेरेशन इंट्रोड्यूसेस अ न्यू वेरिएबल। मींस कि अगर हमने एक प्रोग्राम के अंदर इंटीजर ए यूज किया हुआ है और उसी प्रोग्राम के अंदर किसी और ब्लॉक में हमने इंटीजर ए यूज किया हुआ, तो ये आइडेंटिफायर तो सेम है, लेकिन ये वेरिएबल्स दो हैं, ये वेरिएबल 1 है और ये वेरिएबल 2 है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल कि हम एक आइडेंटिफायर को मोर देन वंस जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगा वो वेरिएबल डिफरेंट होगा। वो और वेरिएबल है, उसका स्कोप डिफरेंट है, ये और वेरिएबल है, इसका स्कोप डिफरेंट है। तो लेट्स सी द स्कोप थिंग। ये हमारा एक वेरिएबल है वैल्यू 1 और ये एक वेरिएबल है वैल्यू 2। सो दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। लेकिन देखने में वैल्यू 1 है और ये भी वैल्यू, दोनों आर सेम आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर सेम है लेकिन इनका वेरिएबल से डिफरेंट है। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्कोप। अब ये प्रोग्राम है हमारा, एग्जांपल कोई भी डेमोस्ट्रेशन के लिए डेमो प्रोग्राम, उसके अंदर हमने स्टार्ट के ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन किया दैट इज लॉन्ग वैल्यू 1। इसका स्कोप जो है वो स्टार्टिंग लैंग्वेज से, स्टार्टिंग लाइन से लेके एंडिंग तक है, एंडिंग ऑफ प्रोग्राम, ये इसका पूरा स्कोप है वैल्यू, यानी कि ये इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज किया जा सकता है। देन हमने फर्स्ट ब्लॉक लिखा जो कि मेन का प्रोग्राम है, मेन फंक्शन है, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू, इस इंटीजर वैल्यू की सिर्फ जो स्कोप है वो ये ब्लॉक है जो इस पैरेंथेसिस के अंदर है, मींस के इस एंडिंग से और इस स्टार्टिंग के अंदर अंदर हम इस वैल्यू 2 को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जो एक और हमने अंदर फंक्शन है इसके, जो भी XYZ, उसके अंदर एक वैल्यू 3 लिखा है जो सिर्फ इसके अंदर ही यूज किया जा सकता है। सेम वैल्यू 3 हम यहां पे भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू 3। तो इस वैल्यू 3 का स्कोप जो है वो सेम है जो इस वैल्यू 1 का है। ये भी वैल्यू 3 है, ये भी वैल्यू 3 है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्कोप ऑफ द वेरिएबल, कि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। वेरिएबल का स्कोप वहां पे होता है जहां पे उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पैरेंथेसिस जो है उस पर्टिकुलर फंक्शन की या पर्टिकुलर प्रोग्राम की, जहां पे वो पूरी उसकी बाउंड्री आ रही है, वो उससे पहले डिफाइन होना चाहिए, या एटलीस्ट डिक्लेयर उससे पहले हो। डिफाइन नीचे भी कहीं कर सकते हैं, लेकिन डिक्लेयर वहां पे होना लाजमी है। तो ये दिस इज व्हाट वी कॉल द स्कोप। अब ये इंटीजर वैल्यू है इसी प्रोग्राम का पार्ट, लेकिन ये डिक्लेयर हुआ है एट सपोज लाइन नंबर 7 पे, ये लाइन नंबर है 2 to 6 और ये लाइन नंबर है 1। तो जो 1 लाइन पे डिक्लेयर हुआ है ये सारे प्रोग्राम में यूज हो सकता है, और ये सिर्फ इस प्रोग्राम जहां से डिक्लेयर हुआ है, जहां से इसको उससे लेके एंड तक, पहला स्टार्ट से लेके एंड तक जो वैल्यू 1 था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, स्कोप्स के अंदर, कि हम इसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो जो लास्ट चीज हमने देखी थी एनवायरमेंट्स एंड स्टेट्स, इसमें जो ये लास्ट लाइन थी ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि एनवायरमेंट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द स्कोप रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। मींस कि इसका एनवायरमेंट और है और सेम जो आइडेंटिफायर है सेम नेम का, इसका एनवायरमेंट और है। इसका एनवायरमेंट है इस स्टार्टिंग पैरेंथेसिस से लेके इस तक, और इसका एनवायरमेंट पूरा प्रोग्राम है। अब हम अगर मेमोरी को देखें,
तो लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं एंड वैल्यू 1, तो ये हमें एक एड्रेस देगा जो कि इस पहले लॉन्ग का होगा, यहीं पे मैं लिख रहा हूं उसको, तो ये होगा 0001। अगर मैं इस वैल्यू 1 का रिजल्ट लूं तो दैट इज 9, सपोज कर रहा हूं कि ये इसका होगा, लेकिन इसका रिजल्ट इसके बाद ही हम यूज करेंगे। तो ये इस किसी स्पेस को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, और ये फर्स्ट वाले को कर रहा है। तो ये इसका वो एनवायरनमेंट चेंज हो गया उसके स्कोप चेंज होने से। ये जो है ये थ्रू आउट एक्सेसिबल है पूरे प्रोग्राम में, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल है इस बाउंड्री के अंदर। तो ये एक स्कोप होता है वेरिएबल का, जिसकी अभी हमने डिस्कस किया। स्ट्रक्चर्स, a structure is a collection of simple variables. The data items in a structure are called the members of the structure. तो बेसिकली स्ट्रक्चरल लैंग्वेजेस, जिस तरह C एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चरल लैंग्वेज के अंदर हम स्ट्रक्चर यूज करते थे किसी भी कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए, सिमिलर डाटा के लिए। मींस इसका एक कीवर्ड है स्ट्रक्ट, और ये पार्ट इस स्ट्रक्चर का नेम है, जिसको टैग भी कहा जा सकता है, दिस इज अ कीवर्ड। और ये इसकी स्ट्रक्चर की स्टार्ट, और ये इस स्ट्रक्चर का एंड, और सेमीकोलन सिंटैक्स, इट्स द पार्ट ऑफ सिंटैक्स। इसके अंदर अब हमने 3 जो है डाटा मेंबर्स या स्ट्रक्चर मेंबर्स डिफाइन किए हैं, 2 इंटीजर्स हैं और एक फ्लोट है। तो आगे जाके जब भी मैं कभी डिफाइन करूंगा पार्ट ए, तो बेसिकली मेरे पास ए पार्ट के जो होंगे वो 3 डाटा मेंबर्स होंगे। मीन्स ए डॉट इन मॉडल नंबर, जो भी सपोज करें, ए डॉट पार्ट नंबर, और ए डॉट कॉस्ट, इसका पार्ट नंबर क्या है और इसकी कॉस्ट कितनी है, जो भी रुपीज जो भी हम। तो ये तीनों के तीनों एक जो डाटा स्ट्रक्चर है उसको पॉइंट कर रहे हैं। मीन्स कि मैंने एक जो स्ट्रक्चर है उसका आगे वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्ट्रक्चर का, तो उस स्ट्रक्चर के आगे 3 डाटा मेंबर्स हैं, तो एक से मैंने तीनों को एक जगह कंपाइल किया। स्ट्रक्चर्स बेसिकली यूज होते थे जहां पे हम एक सेट ऑफ डाटा को या सेट ऑफ डाटा आइटम्स को इकट्ठा करना चाहते थे। फंक्शंस, a function groups a member of program statements into a unit and gives it a name. तो बेसिकली फंक्शन क्या चीज है, लेट्स सपोज कि ऐड का एक फंक्शन है जो क्या करता है, इनपुट लेता है इंटीजर ए, इंटीजर बी और उसको ऐड करता है। मीन्स के रिजल्ट में उसको स्टोर कर देता है, और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो है इंटीजर। ठीक है, ये एक फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, ग्रुप्स अ नंबर ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स इनटू अ यूनिट एंड गिव्स इट अ नेम। ये तो सिंपल एडिशन का फंक्शन है जो इन दोनों को ऐड करता है और उसको रिटर्न कर देता है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि वो जो भी मैं 2 इंटीजर्स दूं, इन दोनों को ऐड करे, ऐड करने के बाद इसका आगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करे, डबल कर दे इनको, यानी कि रिजल्ट इंटू 2। उसके बाद क्या करे, डबल करने के बाद इसका टैक्स रेट निकाले 17%, यानी कि जो भी है उसका टैक्स रेट निकाले, और वो निकाल के जो रिजल्ट है वो मुझे अपना रिटर्न करे। मींस कि मैंने अब ऐड के फंक्शन को थोड़ा सा कम्प्लेक्स करके टैक्स का फंक्शन बना दिया, टैक्स रेट या टैक्स अमाउंट। तो ये इनपुट लेगा इंटीजर ए और इंटीजर बी, यानी कि उसकी सैलरी प्लस अलाउंसेस, 2 उसके इनपुट लेगा, इनको ऐड करेगा ग्रॉस के अंदर,
ग्रॉस उसका बन गया लेट्स सपोज a प्लस बी, इसका टैक्स निकालेगा, टैक्स वो है a प्लस बी ग्रॉस इंटू 17% टैक्स ओवर 100, ये इसका टैक्स निकल आएगा और टैक्स निकल के जो टोटल टैक्स होगा वो मुझे रिटर्न कर देगा। यहाँ पे फ्लोट मैं ले रहा हूँ। तो ये बेसिकली एक फंक्शन है छोटा सा जो क्या करता है, उसका जो टोटल टैक्स निकलता है वो मुझे वापस कर देता है। मीन्स कि अगर एक बंदे की सैलरी 1 लाख है और उसका जो अलाउंसेज है वो 50,000 है, तो 1,15,000 का जो 17% है, 17 उसका बनता है तकरीबन 17,000 प्लस 7,500, दैट इज 24,500। तो 24,500 मुझे रिटर्न कर देगा जब मैं इसको ये चीज रिटर्न करूंगा। अब ये काम कर रहा है फंक्शन, मींस ये एक फंक्शन है। अब मैं सिंपली यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूंगा टैक्स अमाउंट, उसको दो चीजें पास करूंगा, फर्स्ट सैलरी जो कि 1 लाख है और सेकंड चीज मैं उसको पास करूंगा जो कि अलाउंसेज है 50,000। तो वो क्या करेगा, जो मुझे रिटर्न करेगा ये मेरे मेन प्रोग्राम के अंदर, दैट इज टोटल टैक्स, जो टैक्स है वो मुझे रिटर्न कर देगा। तो मैंने आगे इसको जहां भी यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकता हूं। तो ये फंक्शंस हैं जो एक ही जगह लिख, बजाय इसके कि मैं हर एक के लिए अलग अलग ये काम करूं, मैंने एक ही दफा ये फंक्शन लिख दिया है एक लाइब्रेरी के अंदर। अब मैं जब भी जिस बंदे का भी टैक्स चेक करना चाह रहा हूं कि इसका कितना टैक्स है, तो मैं सिंपल इस एक लाइन को लिखूंगा अपने प्रोग्राम के अंदर। ये जो एक लाइन है, ये लाइन क्या करेगी, इस फंक्शन को कॉल करेगी और ये सारा रिजल्ट निकल के जो भी अमाउंट होगी, जो भी यहाँ पे दिए होंगे, और ये रिटर्न कर देगा टैक्स को। नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होता था, जब फंक्शन या हम नहीं लिखते फंक्शन, तो मुझे ये सारे का सारा कोड हर जब भी टैक्स कैलकुलेट करना है, ये 4 लाइनें जो हैं, 5 लाइनें, ये सब उसमें जाके लिखें और तब जाके मुझे जो है वो टैक्स मिले। अब मैंने क्या किया, इसको एक जगह लिख दिया, उसको जहां चाहिए वहां पे कॉल कर लिया। मीन्स कि मुझे अब यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे ये सारा जो है लाइनें लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल उसको टैक्स अमाउंट को कॉल किया और उसने मुझे रिटर्न कर दिया। इस तरह सिंपली टैक्स बी कैलकुलेट करना है, टैक्स A% B% जो भी है उसका, तो अगेन मैंने इसको कॉल किया टैक्स अमाउंट नई वैल्यूज के साथ, इस तरह जो भी वैल्यूज था, तो उसने मुझे रिटर्न कर दिया। तो ये फंक्शंस को है, इन कोड्स को रीड राइट नहीं करना पड़ता। तो ये कोड जो है रीड राइट नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक ही दफा लिखते हैं, उसको बार बार कॉल कर लेते हैं। तो ये फंक्शंस एक यूज होते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। इसमें एक वेरिएशन है फंक्शंस के अंदर, दैट आर कॉल्ड इनलाइन फंक्शंस। इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं कि वो छोटे, ये सिर्फ हमने 2 लाइंस का प्रोग्राम लिखा है। लेट्स सपोज अगर मैंने कोई बड़ी चीज कैलकुलेट करनी है, मैं कोई स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, या मैं कोई उससे भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है उसमें सारा ये देख के और फिर एक रिजल्ट लेना चाह रहा हूँ, तो मैं वो फंक्शन लिखूंगा। इनलाइन फंक्शन होते हैं जो स्मॉल फंक्शन होते हैं, उस जब भी हम इनलाइन फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो उसी जगह पे कंपाइलर उस कोड को एम्बेड कर देता है। तो दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड इनलाइन फंक्शंस। इनलाइन फंक्शन कोडिंग में उसी जगह लिखे जाते हैं, उससे कंपाइलेशन थोड़ी फास्टर हो जाती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी डिस्कस टुडे फंक्शंस के हवाले से, कि जो फंक्शन में 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल फंक्शंस एंड पासिंग एंड इनलाइन फंक्शंस। पासिंग आर्गुमेंट्स टू फंक्शन, यहां पे आपने देखा कि हमने इस जगह पे 1,50,000 लिखा। मीन्स कि अगर मैं टैक्स ए निकाल रहा हूं तो मैंने क्या लिखा, टैक्स अमाउंट, और यहां पे मैंने 100 और 50 सपोज कर रहा हूं, उसकी पे 100 है और 50 उसके अलाउंस है, तो मैंने ये चीज लिखी। अब ये है पैरामीटर्स पासिंग, आर्गुमेंट्स पास किए मैंने फंक्शंस को। अब आर्गुमेंट्स पास जो है वो किस तरह किए जा सकते हैं और क्यों करते हैं आर्गुमेंट। एन आर्गुमेंट इज अ पीस ऑफ डाटा पास्ड फ्रॉम अ प्रोग्राम टू द फंक्शन, कि हमने अपने प्रोग्राम में से वो डाटा पास किया फंक्शन को। आर्गुमेंट्स
allows a function to operate with different values or even to do different things depending on the requirements of the program calling it. तो इसको जिस तरह कॉल किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये उसको रिटर्न करता है. सपोज अब मैंने इसमें टेक्स्ट अमाउंट, ये इंटीजर हैं दोनों, इंटीजर वैल्यूज. नेक्स्ट में मैं इसको कहता हूं टेक्स्ट बी टेक्स्ट अमाउंट .50. तो ये अब जो है उसको फ्लोट पास कर दिया मैंने. तो यहाँ पे जो उसका फंक्शन की जो कॉलिंग होगी, कॉल तो सेम फंक्शन होगा लेकिन उसमें डिफरेंट लाइन ऑफ सेट जो है वो एग्जीक्यूट होंगी. वो फंक्शन के इंटरनल प्रॉब्लम है कि उसको किस तरह एड्रेस करते हैं. ये मैंने पास किए हैं डायरेक्ट वैल्यूज, दोनों डायरेक्ट वैल्यूज हैं जो मैंने पास किए. अब यहाँ पे हम वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं. मीन्स के मैं एक नई कॉल करता हूं टेक्स्ट सी इज इक्वल टू टेक्स्ट अमाउंट. यहां पे सैलरी वेरिएबल यूज कर रहा हूं और अलाउंस, यानी कि मैं इसको वेरिएबल भी पास कर सकता हूं. जो हमने लास्ट टाइम में देखा वेरिएबल आइडेंटिफाई, तो वो वेरिएबल जिस लोकेशन को मैप कर रहा होगा तो वो उस लोकेशन अगर जिस वैल्यू को मैप कर रही होगी स्टेट, वो वैल्यू यहाँ पे जो है कंपाइलर उसको लाके इसमें एम्बेड कर देगा कि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है. तो पैरामीटर्स आर पास्ड फ्रॉम अ कॉलिंग प्रोसीजर टू द कॉली आइदर बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस. इसमें हम रेफरेंस भी पास कर सकते हैं. मींस किसी स्पेस का जो मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस भी पास कर सकते हैं. तो दीज आर डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड फंक्शन. एंड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये एक मेन पार्ट है उसकी फंक्शन. डिफरेंट लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं हम प्रोग्राम के अंदर, जो कि क्या करती हैं उस फंक्शंस को, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शन लेके आते हैं जो अकॉर्डिंगली जिसको हम कॉल करते हैं उस लाइब्रेरी के अंदर से कॉल होता है और वहां पे एम्बेड होता है, अपनी डिजायर्ड फंक्शनैलिटी कंप्लीट करके वापस चला जाता है. सो जेनेरिकली अगर हम प्रोग्राम को देखें, किसी भी प्रोग्राम को, तो दैट उसमें 3 स्टेप परफॉर्म होते हैं हर प्रोग्राम के अंदर. जनरली 3 स्टेप्स विच सबसे पहले वो इनपुट लेते हैं. अब इनपुट वो कहीं से भी ले सकता है. एक प्रोग्राम है और आउटपुट प्रोवाइड करता है सेम, और यहां पे अगर कोई एरर है तो उसको शो कर देता है. कि इनपुट लेता है. इनपुट के डिफरेंट तरीके हैं, कहां से इनपुट ले सकते हैं. मींस कीबोर्ड से भी इनपुट प्रोवाइड की जा सकती है, फाइल से भी ले सकता है, किसी डिस्क से भी ले सकता है, किसी और प्रोग्राम से भी ले सकता है कि जो ओवरली किसी ना किसी फाइल में होगा. तो फाइल से भी ले सकता है, प्रोग्राम से भी ले सकता है, डिस्क से भी ले सकता है, कीबोर्ड से भी हम कोई भी इनपुट प्रेस कर सकते हैं, और इवन अदर इनपुट डिवाइसेस जिस तरह माउस से भी इनपुट ली जा सकती है, और भी कोई जितनी इनपुट डिवाइसेस हैं, गेमिंग कंसोल है, उन सब से इनपुट ली जा सकती है. प्रोग्राम क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, जो भी उस इनपुट पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने वो सारे करता है, और देन आउटपुट जो है वो उसकी दे देता है. मीन्स अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो उसकी आउटपुट ऑब्वियसली स्क्रीन पे नहीं आएगी, वो एक प्रिंटर के पास चली जाएगी. तो क्या कर सकते हैं, यानी कि प्रोसेस करता है उस सारी प्रॉब्लम को जो भी उसके ऊपर करनी होती है उस इनपुट के ऊपर जो यूजर प्रोवाइड करता है या कहीं से भी ले रहा होता है, और उसके बाद उसको आउटपुट दे देता है. यानी कि अगर स्क्रीन पे आउटपुट करना है, स्क्रीन पे करना है, किसी फाइल पे राइट करना है, प्रिंटर को देना है, या कुछ भी जो भी उसका डिजाइन हमने उस प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किया होता है वो उसको आउटपुट करेगा. और इन केस अगर एरर है तो एरर डिस्प्ले कर देगा कि ये एरर आ गया, आपका प्रॉब्लम, इसको प्रोग्राम इसको रिमूव करें, देन मैं इसको डिजायर्ड आउटपुट दूंगा. तो ये एक सिंपल जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी के भी अंदर जो प्रोग्राम लिखते हैं वो ये 3 स्टेप लाजमी परफॉर्म करता है. दिस इज टुडेज लेक्चर. इसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डिफरेंट चीजें में देखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, स्ट्रक्चर, उसके फिर क्लासेस, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर इंक्लूड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम जनरल उस पर डिस्कस की कि ये मेन चीजें जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होती हैं, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, मेमोरीज, लोकेशंस, वैल्यूज, डाटा टाइप्स, क्लासेस, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो, उसके बाद फंक्शंस. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल, जिस तरह फॉर लूपिंग स्ट्रक्चर है, रिकर्जन है, लेकिन इन सब चीजों को हम एट द टाइम टच नहीं कर सकते. सो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बेसिक्स हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि किस तरह
हमने जो सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन है, यानी कि जो पहले लेक्सिकल एनालाइजर, उसको जरा ओपन करेंगे उस बॉक्स को और उसको देखेंगे कि ये क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इसके अंदर। अंदर वो जो मॉडलिंग में हमने 3 चीज़ें देखी थी, फिनिट स्टेट मशीन्स और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे पर इसके अंदर अपने लेक्सिकल एनालाइजर फेज के अंदर कि किस तरह हमने इसको यूज़ करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, हैव फन।